नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसीएस मेकर पे। तो देखिए फ्रेंड्स, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो प्रैक्टिस सेट नंबर देखते हैं फ्रेंड्स, हम लोग ये 8 को कवर करेंगे फ्रेंड्स। और देखिए आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है ये प्रैक्टिस सेट फ्रेंड्स। तो प्लीज़ वीडियो को मिस मत कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, ये प्रैक्टिस सेट नंबर आपका ये 10/6/2024 का है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मैं इसका ऑप्शन में क्या करूंगा फ्रेंड्स, मैं इसको एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूं ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ पीसीएस मेकर चैनल से जुड़ जाइए, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया जाता है, आप एक बार जुड़ के देखिए और आपको इसका मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे भेज दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि यदि लोकसभा भंग हो तो संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत अंतर्गत घोषित आपात का अनुमोदन कौन करेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं क्या कि अनुच्छेद 352 की, तो देखिए अनुच्छेद 352 जो होते हैं, देखिए 3 प्रकार के जो आपात की घोषणा होती है, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360, ये 3 होते हैं फ्रेंड्स। अनुच्छेद 352 जो है और राष्ट्रपति के द्वारा केंद्र में लगाया था, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति के द्वारा राज्य में लगाया था, अनुच्छेद 360 ये वित्तीय आपातकाल राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। तो देखिए अभी तक अनुच्छेद 360 अभी तक एक बार भी नहीं लगाया गया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि पहले राज्यसभा फिर गठन के 30 दिनों के अंदर लोकसभा क्या करेगा, इसका अनुमोदन करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर के, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कथन की, तो जब भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है तो इस आशय का प्रस्ताव संसद के किसी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं क्या कि राष्ट्रपति पर महाभियोग, आपको पता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद जो है आपका 61 के तहत लगाया जाता है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया ना ये अमेरिका देश से लिया गया है। तो ये आपका बिल्कुल सही है कि अगर लगेगा तो इस आशय प्रस्ताव संसद के किसी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा राज्यसभा किसी में प्रस्तुत किया जा सकता है, ये आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका देखिएगा कि जब राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या पद से हटाने जाने के कारण उनके पद को भरने के लिए चुनाव होता है तो इसकी अवधि 9 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल फ्रेंड्स गलत है, 9 माह नहीं बल्कि 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। देखिए अनुच्छेद 62 आपका याद रखिए, अनुच्छेद 62 को पढ़िएगा तो उसमें कहा है कि अनुच्छेद 62 के अनुसार जो 6 महीना के जो अंदर क्या है राष्ट्रपति को पद ग्रहण हो जाना चाहिए, ठीक है। तो 6 माह के अंदर 9 माह नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर केवल 1 आपका सही होगा। अगला आपका 3 नंबर क्वेश्चन के, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा सदस्यों के बहुमत से पारित ऐसे प्रस्ताव से हटाया जा सकता है जिसे लोकसभा की सहमति प्राप्त हो। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है ना कि बहुमत से मतलब राज्यसभा के सदस्यों के बहुमत से पारित ऐसे प्रस्ताव से हटाया जा सकता है जिसे लोकसभा की सहमति प्राप्त हो, ये बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट 2 नंबर की, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व उसका उत्तराधिकारी चुनना आवश्यक है। फ्रेंड्स ये भी सही है, अगर आप उपराष्ट्रपति पद अगर खाली हो रहा है तो उससे पहले एक नया उपराष्ट्रपति का होना जरूरी है, तब तक ये क्या रहेंगे, नहीं तो ये पद पर बने रहेंगे। अगला 3 नंबर कि भारत का उपराष्ट्रपति जब तक अपने पद पर बना रहता है तब तक उसका उत्तराधिकारी कार्य पर ग्रहण नहीं करना। हाँ बिल्कुल, ये आपका क्या, बिल्कुल ये भी आपका सही। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 1 2 3 आपका तीनों सही है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, वीवीआई कर लीजिए, किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि यदि हमारे संविधान के अंतर्गत देश के किसी प्रमुख की अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना की जाए तो हमारे देश के प्रधानमंत्री से होगा, न कि संघ के राष्ट्रपति। यह कथन किसका है, तो ये कथन है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन ही पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के बीच संबंधों से संबंधित है। देखिए अगर हम बात करते हैं क्या, ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनुच्छेद 74। देखिए अनुच्छेद 74 से पहले फ्रेंड्स हम लोग अनुच्छेद 71 देख लेते हैं। देखिए अनुच्छेद 71 में क्या है, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेंगे। अनुच्छेद 71 बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से सुनिएगा। अनुच्छेद 71 में क्या है, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ना, मान लीजिए चुनाव में अगर कोई विवाद होगा तो इसका निपटारा कौन करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट करेंगे, यानी कि उच्चतम न्यायालय करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद यहाँ पे 71 के बाद अगर 72 की बात करते हैं तो 72 में क्या है, तो राष्ट्रपति के क्षमादान की प्रक्रिया जो अनुच्छेद 72 में दिया गया है, ठीक है। ये भी अनुच्छेद 73 क्या है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 73 में है संघ के कार्यपालिका शक्ति का विवरण, अनुच्छेद 73 में कहा गया है, ठीक है। अब आते हैं अनुच्छेद 74 से। देखिए फ्रेंड्स अनुच्छेद 74 में क्या है, तो अनुच्छेद 74 में जो है अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 74 की, तो राष्ट्रपति के कार्य में सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, ठीक है। और उस मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होगा उन्होंने कौन होंगे, तो देश के प्रधानमंत्री। तो अनुच्छेद 74 जो आपके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों से संबंधित है। अब आते हैं अनुच्छेद 75 में। देखिए फ्रेंड्स, लोकसभा के चुनाव में बहुमत जो होंगे अनुच्छेद 75 में कहा गया है।
और अनुच्छेद 78 की हम बात करते हैं क्या, प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ये दोनों जो है राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के भी संबंध से संबंधित है। अगला आपका 6 नंबर की निम्नलिखित कैबिनेट समितियों में से किसे एक सुपर कैबिनेट के रूप में जाना जाता है। तो ये जाना जाता है फ्रेंड्स आपके राजनीतिक मामलों की समिति, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैच द फॉलोइंग करना है। ध्यान से देखिएगा, अगर हम बात करते हैं कि देखिए आर्थिक वित्तीय विवरण या बजट, देखिए फ्रेंड्स हमारे संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। हमारे संविधान में ना आर्थिक वित्तीय विवरण का उपयोग किया है, लेकिन हम लोग बजट पढ़ते हैं उसको, ठीक है। तो देखिए बजट की अगर हम बात करते हैं तो बजट का जो उल्लेख है वो किस में, तो अनुच्छेद 112 में। बहुत इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिए, रट लीजिए इसको कि बजट का जो उल्लेख है आर्थिक वित्तीय विवरण का उल्लेख अनुच्छेद 112 में है। अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान जो है वो किस अनुच्छेद में है, तो ये फ्रेंड्स आपके अनुच्छेद 115 में है। धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 में है और आपका विनियोग विधेयक अनुच्छेद 114 में वर्णित है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 2 4 3 1। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए अगर हम बात करते हैं कि महिला सशक्तिकरण के लिए संसदीय समिति का गठन 1997 में हुआ था, बिल्कुल सही है। देखिए फ्रेंड्स महिला सशक्तिकरण के लिए संसदीय समिति का गठन 1997 में हुआ था, लेकिन राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था, तो 1992 में। ये याद रखिएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था, 1992 में, और महिला सशक्तिकरण के लिए संसदीय समिति का गठन 1997 में किया गया था। तो पहला आपका फ्रेंड्स इसमें सही है। दूसरा देखते हैं कि महिला सशक्तिकरण के लिए संसदीय समिति में 20 लोकसभा सदस्य और 10 राज्यसभा सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है। देखिए ये थोड़ा सा रिपीट हो गया है, थोड़ा याद रखिएगा कि महिला सशक्तिकरण के लिए संसदीय समिति में 20 लोकसभा और 10 क्या है राज्यसभा सदस्य, टोटल इसमें 30 सदस्य होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 1 और दोनों आपका दोनों सही है। अगला देखिए, सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अगर हम बात करते हैं कि जनसंख्या एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य पर संसदीय फोरम, ये इसकी स्थापना कब हुआ था, तो इसकी स्थापना 2006 में हुआ था। आपदा प्रबंधन पर संसदीय फोरम, इसकी स्थापना हुआ था फ्रेंड्स आपका 2011 में। जल संरक्षण एवं प्रबंधन पर संसदीय फोरम, इसकी स्थापना हुआ था 2005 में। और भूमंडलीय उष्णता एवं जलवायु संरक्षण संसदीय फोरम, इसकी स्थापना जो हुआ था फ्रेंड्स 2008 में हुआ था। तो यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 3 1 4 5। अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि कौन कर सकता है। तो देखिए भारत में जो, अगर हम बात करते हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय के, तो अनुच्छेद 124 में कहा गया कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, ठीक है। और याद रखिएगा इसके क्षेत्राधिकार में वृद्धि करने का अधिकार किसे है, तो कानून बनाकर संसद को है, लेकिन याद रखिए इसको कमी नहीं कर सकता है, ठीक है। क्षेत्राधिकार में वृद्धि तो कर सकता है कानून बनाकर संसद, लेकिन क्षेत्राधिकार में कमी नहीं कर सकता है कानून बनाकर संसद, ये कमी नहीं कर सकता। और याद रखिए भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय का अनुच्छेद 124 में कहा गया है। और अनुच्छेद 123 की बात करें तो आपको पता है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 123 के तहत, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 11 नंबर के निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि संसद कानून बनाकर किसी राज्य के राज्यपाल को समीपवर्ती केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक में नियुक्त कर सकती है, तो बिल्कुल नहीं कर सकती है, ठीक है। ये जो है आपके राज्य के राज्यपाल नहीं करेंगे, बल्कि राष्ट्रपति करते हैं राज्यपाल को सीमावर्ती केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक की नियुक्ति, ठीक है। राज्यपाल नहीं करेंगे, राज्य के राज्यपाल नहीं करेंगे, ये कौन करेंगे, तो राष्ट्रपति करते हैं हमारे देश के। तो पहला आपका गलत हो गया। यदि किसी राज्य के राज्यपाल को सीमावर्ती केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक नियुक्त किया जाता है तो वह उस प्रदेश की मंत्रिपरिषद की सहायता से स्वतंत्र रूप से प्रशासक के रूप में कार्य कर सकता है। तो बिल्कुल आपका सही है, तो केवल आपका 2 आंसर सही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको कोशिश करता हूं कि जो अगर आंसर वो न रहे तो उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं, ताकि देखिए फ्रेंड्स हम लोग बहुत सारे टेस्ट प्रैक्टिस देते हैं। देखिए फ्रेंड्स आप थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन का प्रैक्टिस दीजिए। देखिए आप इसको एक क्वेश्चन मत समझिएगा, ये एक क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आप पढ़िएगा तो आपका क्या होता है ना कि थोड़ा सा आपका जो नॉलेज पावर होता है वो गेन होता है फ्रेंड्स और बढ़ता है। तो प्लीज़ आप पीसीएस मेकर चैनल से जुड़िए फ्रेंड्स। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि देखिए बिहार पुलिस के लिए जो प्रैक्टिस सेट मैं अभी अपलोड कर रहा हूँ, ये सभी एग्जाम के लिए, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, सभी एग्जाम के लिए, जीके जीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप पीसीएस मेकर चैनल से एक बार जुड़ के देखिए फ्रेंड्स, और बहुत अच्छा आपको स्कोर गेन होगा। आप एक बार विश्वास करके जुड़िए पीसीएस मेकर पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन है आपका कि एक राज्य के मुख्यमंत्री के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए अब राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में बताया गया। तो देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि राज्य के मुख्यमंत्री में, तो उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। आपका बिल्कुल सही है कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 164 के तहत यह राज्यपाल के द्वारा किया था। अनुच्छेद 164 याद रखिएगा। और वह एक उसकी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए मतलब मुख्यमंत्री एवं उसका जो मंत्रिपरिषद होता है ना, सामूहिक रूप से राज्यपाल के प्रति क्यों उत्तरदायी होगा फ्रेंड्स, वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। याद रखिए विधानसभा,
विधानसभा के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं, यानी कि दूसरा आपका गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए, तीसरा है क्या कि उसे मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए सभी निर्णयों एवं राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए सभी विधानों से राज्यपाल के अवगत कराने की अनिवार्यता, ये आपका बिल्कुल सही है। और ऑप्शन 4 नंबर देखिए कि यदि राज्यपाल चाहे तो उस निर्णय के बारे में भी राज्यपाल को अवगत कराने की अनिवार्यता है जो किसी मंत्री द्वारा लिया गया यह है तथा पूरी मंत्रिपरिषद ने उन पर विचार नहीं किया है, तो ये भी आपका सही है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1, 3 एवं 4। अगला आपका 30 नंबर क्वेश्चन कि राज्य के मंत्रियों को वेतन एवं भत्ते का निर्धारण कौन करता है। देखिए, राज्य के मंत्रियों का वेतन एवं भत्ते का जो निर्धारण होता है ना फ्रेंड्स, वो कौन करता है, तो याद रखिएगा ये राज्य विधानमंडल करते हैं। याद रखिए राज्य विधानमंडल करते हैं। और याद रखिएगा केंद्र में जो होता है ना, भारत के संसद करते हैं। मतलब कि केंद्र में जो मंत्रियों का जो वेतन भत्ते का होता है वो कौन करते हैं, तो केंद्र में करते हैं भारत के संसद। अगला 40 नंबर कि वह समय सीमा क्या है जिसके भीतर किसी वित्त विधेयक को राज्यपाल राज्य विधायिका को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं ना कि यह इसका ना कोई समय सीमा निर्धारित नहीं किया, मतलब क्या, अगर मन करेगा राज्यपाल को तो राज्य विधायिका में पुनर्विचार के लिए भेज सकता है और न भी अपने पास भी रख सकता है। तो इसका कोई निर्णय नहीं है, इसका कोई समय सीमा निर्धारित नहीं किया गया है। अगला 15 नंबर के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के मौलिक अधिकारों के संबंध में रिट जारी करने का अधिकार है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं क्या, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है। अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट 5 प्रकार का रिट, दोनों 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर कि राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो हमारे देश के राष्ट्रपति। तो अनुच्छेद 233 याद रखिएगा कि अनुच्छेद 233 में कहा गया है कि राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेंगे, तो राज्यपाल करेंगे, और ये अनुच्छेद 233 में कहा गया है, ठीक है। और ये भारत के जो राष्ट्रपति जो होते हैं ना, याद रखिएगा, सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी देखिए, राज्य में जिला न्यायाधीश, राज्य की यहाँ पे बात कर रहा है ना फ्रेंड्स, और राज्य में राज्यपाल करते हैं, और केंद्र में मतलब कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं, ये भारत के राष्ट्रपति करते हैं। सॉरी फॉर द मिस्टेक, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। राज्य यहाँ पे पूछा जा रहा है, मैंने थोड़ा सा ध्यान, राज्य में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेंगे, तो राज्यपाल करेंगे, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की नियुक्ति जो होते हैं ना, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की नियुक्ति कौन करते हैं, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और याद रखिएगा कि भारत में जिला न्यायाधीश अनुच्छेद 233 के तहत इसकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, अनुच्छेद 233 के तहत राज्यपाल करेंगे। थोड़ा सा मिस्टेक आप इसको सुधार लीजिएगा फ्रेंड्स, मैं यहीं पे सुधारवा दे रहा हूँ आपको। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, ये स्थल है और अवशेष है। आपको पता है कि मेहरगढ़, देखिए फ्रेंड्स, अगर मेहरगढ़ की बात करें तो ये पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर स्थित है। और मेहरगढ़ से क्या मिला है, तो कृषि का प्रमाण मेहरगढ़ से मिला है। अगर हम बात करें पिकलिहल, तो पिकलिहल से राख का ढेर मिला है, और पिकलिहल फ्रेंड्स ये कर्नाटक राज्य में है। अब बात करते हैं चिरांद की, तो चिरांद आपको पता है कि बिहार के सारण जिले में स्थित है। और चिरांद से क्या मिला, तो हड्डी का हथियार मिला है। बुर्ज होम से आपको पता है कि ये जम्मू कश्मीर में है बुर्ज होम, इसमें गर्त आवास यानी गड्ढा खोने हुआ घर, गड्ढा गर्त आवास यहाँ से मिला। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 3, 4, 1, 2। अगला आपका 18 नंबर कि हड़प्पा संस्कृति समकालीन पश्चिमी एशिया की संस्कृति से भिन्न थी, क्योंकि इनके पास नगर योजना का ग्रिड जिला पद्धति था। और देखिए पश्चिमी एशिया का मतलब समझते हैं मेसोपोटामिया की संस्कृति, मतलब हड़प्पा संस्कृति समकालीन मेसोपोटामिया की संस्कृति से भिन्न थी क्योंकि इसके पास नगर नियोजन ग्रिड पद्धति थी, इनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी, इसका जल निकासी प्रणाली विशिष्ट प्रकार की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएंगे। अगला देखिए फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे आपके बिहार पुलिस एग्जाम में, लिख लीजिए। देखिए अगर हम बात करते हैं इंद्र, तो आपको पता है कि इंद्र जो होता है ना, सबसे लोकप्रिय देवता किसे माना जाता है, तो इंद्र को माना जाता है। और इंद्र जो है ना, ये किसके देवता है, तो याद रखिए फ्रेंड्स, इंद्र जो है वर्षा, इंद्र भगवान नहीं बोलते कि वर्षा, अभी देखिए आपको बिहार में ठीक से बारिश नहीं हो रही है, तो आपको पता है कि इंद्र देवता जो है वर्षा का देवता है। अगर बात करते हैं वरुण, तो वरुण किसके हैं, तो इंद्र वर्षा के और वरुण हो गया जल के। याद रखिएगा, देखिए वर्षा अलग है और जल अलग है, दोनों ध्यान रखिएगा। इंद्र है आपके वर्षा के देवता और वरुण है आपके जल के देवता। मारुति हम लोग चलाते हैं तो आंधी तूफान आया तो आंधी, मारुत है आंधी के देवता, और सोम है आपके वनस्पतियों के देवता। सोम 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णित है, ये भी याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा बार जो मंत्र है वो 250 इंद्र का है, और अग्नि का क्या है तो 200 है, ध्यान रखिएगा ये भी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4, 1, 2, 3। अगला देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कि 20 नंबर की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो जैन और बौद्ध धर्मों के समान धार्मिक विश्वास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए अगर हम बात करते हैं जैन धर्म की, तो देखिए दोनों धर्म अहिंसा के सिद्धांत में विश्वास करते थे, बिल्कुल सही है, ये हिंसावादी नहीं थे, अहिंसावादी थे, याद रखिएगा, ठीक है। और देखिए अहिंसा की हम बात करते हैं ना, तो ये ज़्यादा बल जैन धर्म में दिया गया है, याद रखिए अहिंसा का जो ज़्यादा बल किस में दिया गया, जैन धर्म में ज़्यादा बल दिया गया है।
अगला आपका 2 नंबर कि दोनों धर्म सरल युद्ध और संयमित जीवन के पक्षधर थे, तो ये भी आपका सही है। दोनों क्या थे, ये पक्षधर थे। दोनों धर्मों के मध्यम वर्ग को समान रूप से माना गया है, तो ये आपका गलत है। देखिए फ्रेंड्स, दोनों धर्मों के मध्यम वर्ग को ना समान रूप से नहीं माना गया है। देखिए ये मध्यम प्रतिपदा जो है ना, ये ज़्यादा बल बौद्ध धर्म में दिया गया है, ठीक है। और कठोरता ना ज़्यादा जैन धर्म में कठोरता पर ज़्यादा बल दिया गया है, तो ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 और 2 आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर VVI क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन असत्य है। अब देखिए फ्रेंड्स, आप अगर कोई भी चैनल पे अगर आप टेस्ट देते होंगे तो कोई चीज़ के बारे में आपको 1 पॉइंट का आंसर 1 लिया, लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स 1 क्वेश्चन नहीं है। अब देखिएगा अभी सर, जितने भी मैंने इससे पहले 1 से लेकर 20 तक प्रैक्टिस सेट करवा दिया, एक बार जाके फ्रेंड्स देखिए, बहुत अच्छा है। और अभी मैं ये आपका जो है 8वां प्रैक्टिस सेट करवाने जा रहा हूँ, तो फ्रेंड्स करवा रहा हूँ, तो ये भी कितना इंपॉर्टेंट देखिएगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि अशोक ने राजा बनने के बाद केवल कलिंग का युद्ध किया था, ये आपका बिल्कुल सही है। क्योंकि पता है कि अशोक जब राजा बना था तो 8 साल बाद क्या होता कि कलिंग राज्याभिषेक की जब करवाया था अशोक, तो उसके 8 साल बाद क्या होता, कलिंग का युद्ध किया था 261 ईसा पूर्व में। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 261 ईसा पूर्व में क्या होता, कलिंग का युद्ध किया था। आगे देखिए नेक्स्ट है कि इस युद्ध के संदर्भ में ही अशोक अभिलेख में सतस्रह शब्द का प्रयोग किया गया था, ये भी आपका सही है। और कलिंग युद्ध राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद किया गया था, ये भी आपका सही है। तो क्वेश्चन आता है कि कलिंग युद्ध अशोक ने राज्याभिषेक करने के कितने सालों बाद किया था, तो 8 वर्ष के बाद। और जो कलिंग युद्ध का जो वर्णन 11वें, इसलिए ये फ्रेंड्स आपका गलत हो जाएगा, 11वें शिलालेख नहीं बल्कि 13वें शिलालेख में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 13वें शिलालेख में किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यही गलत है। अगला देखिए क्वेश्चन, देखिए फ्रेंड्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुषाण शासक कनिष्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए अगर हम बात करते हैं कुषाण की, तो वो बौद्ध धर्म का संरक्षक था और हीन यान संप्रदाय को मानता था। देखिए फ्रेंड्स, कुषाण तो बौद्ध धर्म का संरक्षक था, ये बिल्कुल सही है, लेकिन वो हीन यान को नहीं मानता था, वो महायान को मानता था, ठीक है। और महायान जो है उस टाइम, देखिए अब होता क्या था ना कि बौद्ध मतलब कुषाण के समय में क्या होता था कि पहले कुषाण के समय में मूर्ति को बना के उसका पूजा किया जाता था। महायान लोग क्या करते थे कि मूर्ति को बना के उसका पूजा करते थे, लेकिन हीनयान में क्या होता है, उनको एक महान पुरुष के तर्ज पे देखा जाता था, ठीक है। और उसने कश्मीर में बौद्ध संगीत का आयोजन करवाया था, बिल्कुल आपको सही। आपको पता है कि 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पे हुआ था, राजगिरी में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, और चौथा कहाँ पे हुआ फ्रेंड्स, तो आपको चौथा हुआ है कुंडलवन कश्मीर में हुआ, ठीक है। और चौथा जो बौद्ध संगीति हुआ है ना फ्रेंड्स, उसके जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र थे, और उसके उपाध्यक्ष कौन थे, तो अश्वघोष थे। वहाँ के राजा कौन थे, तो वहाँ के राजा थे वही कनिष्क थे। ये चौथी बौद्ध संगीति उन्हीं के समय में हुआ था। चौथी बौद्ध संगीति में क्या होता कि बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय में बट गया था, हीनयान और महायान में। और यही जो कुषाण वंश के शासक जो कनिष्क थे वो महायान संप्रदाय को मानते थे। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 23 नंबर की, अरब व्यापारी सुलेमान को किस राज्य को रुहमा कहा है। तो देखिए अरब व्यापारी सुलेमान ने जो है वो पाल राज्य को रुहमा कहा है, और रुहमा का अर्थ पता है, शक्तिशाली, ठीक है। अगला देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, 5वां वेद। 5वें वेद की संज्ञा किसे दी गई। देखो फ्रेंड्स, आपको पता है कि वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद कौन है, हमारा ऋग्वेद, और सबसे अंत का वेद कौन है, हमारा अथर्ववेद, यानी कि सबसे नया वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद है। तो 5वें वेद की संज्ञा किसे दी गई है, तो तिरुमुरई को दी गई है। अगला आपका 25 नंबर के, शंकराचार्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो देखिए शंकराचार्य का जन्म तमिलनाडु में ना, बिल्कुल नहीं, तमिलनाडु में इनका नहीं, केरल के कलादी में हुआ था, पहला कोई गलत है। इनके दर्शन में द्वैतवाद कहा जाता है, नहीं, इनके दर्शन को अद्वैतवाद कहा जाता है। मोक्ष का मार्ग ईश्वर की भक्ति बताया, बिल्कुल आपका सही है। और वेदों पर आशंका जताई, नहीं, वेदों पर उन्होंने आशंका नहीं जताई, तो ऑप्शन नंबर सी आपका कथन सही है। अगला आपका 26 नंबर की, सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी। देखिए अगर हम बात करते हैं दिल्ली स्थानांतरित की, तो एक ही राजा था, इल्तुतमिश। याद रखिएगा इल्तुतमिश क्या किया था कि अगर हम बात करते हैं इल्तुतमिश की, तो ये लाहौर से ना दिल्ली राजधानी को स्थानांतरित किया था। और याद रखिएगा इल्तुतमिश को ना मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, इल्तुतमिश को। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो इन्होंने राजधानी दिल्ली बनाई थी, ठीक है, इन्होंने भी राजधानी दिल्ली बनाई थी। अगर बात करें सिकंदर लोदी की, इन्होंने आगरा राजधानी बनाई थी, और बलबन कहाँ बनाई थी, दिल्ली। तो ये याद रखिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स 27 में, खानवा की लड़ाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं खानवा की लड़ाई की, तो देखिए सबसे पहले कि खानवा की लड़ाई कब हुआ, तो 1527 ईस्वी में, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं क्या खानवा की लड़ाई की, थोड़ा सा ट्रिक से याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं, बाबर ने पहले पानी पिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बाबर ने पहले क्या किया, पानी पिया, पानी पीने के बाद खाना खाया,
खाना खाने के बाद चल गया, चल जाने के बाद घर गया और घर जाने के बाद मर गया। तो पहले इंसान कोई पानी पीता है, पानी के बाद खाना मांगता है, खाना खाने के बाद बोलता है भाई घर जा रहा है, तो घर चले जाएंगे और घर जाने के बाद क्या होता है कि अब उसका टाइम पूरा हो गया तो वो मर जाता है। तो ऐसे याद रखिएगा, पानीपत का युद्ध 1526 में, खानवा का युद्ध 1527 में, और आपका ये चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में, और घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में, और 1530 में क्या होता है कि बाबर मर गया था। तो फ्रेंड्स थोड़ा ट्रिक से याद कीजिए, कभी कभी क्या होता है ना कि ट्रिक एग्जाम में काम आता है। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं। तो देखिए, खानवा की लड़ाई के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं क्या कि यह बाबर और राणा संगा के बीच लड़ी गई थी, बिल्कुल आपका सही है, बाबर जीत गया था, राणा संगा हार गया था। अगला देखते हैं क्या राणा संगा ने मुगल क्षेत्र वयाना पर अधिकार कर लिया था, बिल्कुल आपका सही है। ये कहाँ पे अधिकार कर लिया था, तो वयाना पर अधिकार कर लिया गया था। मेवात के हसन खां मेवाती ने राणा संगा के साथ दिया था, ये भी आपका सही है। और इस युद्ध को लौटते समय बाबर की काबुल में मृत्यु हो गई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस युद्ध को लौटते समय ना बाबर को काबुल में नहीं बल्कि आगरा में मृत्यु हुई थी। कहाँ पे, तो आगरा में मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है। अगला है 28 नंबर कि मुगल कला में पेत्रा द्यूरा किससे संबंधित है। तो देखिए, संगमरमर पर अलंकृत सजावट की विधि को हम लोग मुगल काल में पेत्रा द्यूरा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर कि सिखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिख धर्म की शुरुआत गुरु नानक ने की थी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही कि सिख धर्म की शुरुआत गुरु नानक ने की थी। प्रथम गुरु नानक थे, टोटल 10 गुरु थे। ठीक है। दूसरा कि सिखों को लड़ाकू समुदाय के रूप में बदलने का काम गुरु हरगोविंद, यहाँ पे हर छूट गया फ्रेंड्स, गुरु हरगोविंद ने शुरू किया था। तो बिल्कुल शुरू किए थे, गुरु हरगोविंद ने शुरू किए थे, और ये छठे गुरु थे। गुरु हरगोविंद जो थे वो कौन थे, तो ये छठे गुरु थे। अपने आखिरी गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में सिख एक राजनीतिक और फौजी ताकत बनी, ये भी आपका सही। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1, 2 और 3। अगला देखिए फ्रेंड्स, 30 नंबर क्वेश्चन कि वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 में कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं क्या कि इन्होंने क्या किया था कि मदरसा का स्थापना किया था 1781 में। और देखिए, मदरसा कलकत्ता में मदरसा का स्थापना पता क्यों किए थे, यह मुस्लिमों को शिक्षित करने के लिए किए थे। और मुस्लिम भारत के में कंपनियों के शासन को बौद्धिक और नैतिक रूप से अपना समर्थन देते थे। तो ये आपका गलत है। देखिए, एक सही है और आर गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपका 31 नंबर, देवेंद्रनाथ ठाकुर द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी। देखिए, देवेंद्रनाथ ठाकुर की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है कि 1839 में, डेट ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1839 में क्या हुआ था कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ ठाकुर ने की थी 1839 ईस्वी में। अब देखिए, सत्यशोधक समाज, आपको पता है कि ज्योतिबा फुले ने 1873 में, 1873 से याद रखिएगा 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था, और 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी। 100 साल बैक आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका आत्मीय सभा। आत्मीय सभा की स्थापना आपको राजा राम मोहन राय ने 1815 में किया था, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला आपका देखिएगा 32 नंबर क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के बाद सेना के पुनर्गठन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे असत्य की बात करते हैं तो सेना में भारतीयों के मुकाबले यूरोपियों को भाग बढ़ा दिया गया, ये आपका सही है। भौगोलिक और सैनिक महत्व के स्थानों पर केवल यूरोपीय सैनिक को तैनात किया गया, ये भी आपका सही है। और आधिकारिक वर्ग में भारतीय सैनिकों को को शामिल किया जाने लगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और सेना में भर्ती जाति धर्म और क्षेत्र के अधिकार पर की जाने लगी, ये भी आपका सही। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 32 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 33 नंबर कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान विभिन्न स्थानों पर वहाँ के नेतृत्वकर्ताओं के संबंध में दी गई सूचियों को आपस में मिलाइए। देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है कि अगर हम स्वदेशी आंदोलन की बात करें तो स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले हुआ क्यों था, तो स्वदेशी आंदोलन हुआ था बंगाल विभाजन के नेतृत्व में। और डेट याद रखिएगा, ये स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, तो 7 अगस्त 1905 को क्या हुआ था फ्रेंड्स, स्वदेशी आंदोलन हुआ था। और बंगाल विभाजन हुआ था ना किस वायसराय के समय में, तो लॉर्ड कर्जन के समय में क्या हुआ था कि बंगाल विभाजन हुआ था। देखिए, बंगाल विभाजन की घोषणा तो 19 जुलाई 1905 को हो गया था। 19 जुलाई याद रखिएगा डेट, 19 जुलाई 1905 को क्या होता कि बंगाल विभाजन की घोषणा हो गई थी। लेकिन बंगाल विभाजन को जो प्रभावी जो हुआ वो कब हुआ, तो प्रभावी जो हुआ वो 16 अक्टूबर, डेट लिख लीजिएगा, 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था, ये प्रभावी हुआ था। और याद रखिएगा, इसीलिए 16 अक्टूबर को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है। और आपको पता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था, तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था 30 दिसंबर, ये डेट याद रखिएगा, 30 दिसंबर 1906 को। 1905 1906 में कन्फ्यूजन मत होइएगा, 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुआ था। तो इतना क्वेश्चन बताएं, यहाँ पे 100% फ्रेंड्स आपके बिहार पुलिस या बिहार दरोगा या बिहार एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। तो देखिए ध्यान से, सैयद हैदर रजा, अगर हम बात करते हैं सैयद हैदर रजा की, तो ये नेतृत्व कहाँ से थे, तो ये थे आपके दिल्ली से।
चिदम्बरम पिल्ले जो है वह कहाँ से नेतृत्व करता थे, तो ये मद्रास से थे। लाला लाजपत राय आपको पंजाब से थे और हरी सर्वोत्तम राव ये आंध्र प्रदेश से थे, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि 4 2 3 1। 34 नंबर क्वेश्चन है कि अभिनव भारत नाम से क्रांतिकारियों में एक गुप्त संगठन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। ये अभिनव भारत की स्थापना 1904 में किया गया था। देखिए 1904 में अभिनव भारत की स्थापना, 1905 में स्वदेशी आंदोलन, 1906 में हुआ था मुस्लिम लीग की स्थापना, ढाका में हुआ था। अगला क्वेश्चन 35 नंबर की क्रांतिकारी आतंकवाद को पैरवी करने वाले प्रमुख समाचार पत्र संध्या और युगांतर कहाँ से प्रकाशित होते थे, तो ये होते थे बंगाल से। और जो संध्या जो समाचार पत्र जो संपादित होते थे ना, इसके संपादक कौन थे, तो ब्रह्म बांधव उपाध्याय थे संध्या समाचार पत्र के संपादक। और युगांतर के संपादक कौन थे फ्रेंड्स, तो वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। याद रखिए वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त युगांतर समाचार पत्र के संपादक रहे थे। अगला क्वेश्चन है आपका 36 नंबर के 1905 के कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के संबंध में नीचे दिए कथन पर विचार कीजिए। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रासबिहारी बोस, बिल्कुल गलत है। मतलब जो 1905 में जो कांग्रेस का बनारस अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने बंगाल के स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया था, बिल्कुल आपका किए थे। और कांग्रेस ने नरमपंथी कार्यकर्ताओं स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के देश के बाहर फैलाना चाहते थे। नहीं, ये नरमपंथी लोग थे ना, वो सोचे थे कि बस अपने देश में ही रहे, लेकिन गर्मपंथी लोग थे, मतलब कि नरमपंथी चाहते थे कि बस बंगाल तक ही सीमित रहे, लेकिन गर्मपंथी जो नेता थे वो चाहते थे कि ये पूरे देश और विदेश तक ये आपका स्वदेशी आंदोलन क्या हो, फैले। तो ऑप्शन नंबर बी केवल आपका 2 आपका सही है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन है, तो याद रखिएगा ये इसका नाम है बैरन और नारकोंडम ज्वालामुखी। बैरन और नारकोंडम बहुत इंपॉर्टेंट है। 38 है कि हिमालय में हिम रेखा निम्न से बीच होती है, तो 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में ये होती है, पश्चिम, याद रखिएगा। 39 नंबर की बौद्धों का प्रसिद्ध मठ ताबो मठ किस घाटी में स्थित है, तो ये जो है फ्रेंड्स आपके वो आपके स्पीति घाटी में स्थित है। स्पीति घाटी, कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी और सौगला घाटी, ये सभी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, और ये लेकिन है कहाँ पे, तो स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में ये स्थित है। तवा किसकी सहायक नदी है, तो तवा जो है आपके नर्मदा की सहायक नदी है। नर्मदा की जो लंबाई है वो कितना है, 13-12 किलोमीटर, 13-12 किलोमीटर है, याद रखिएगा। और नर्मदा जो है अमरकंटक से निकलते और खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। अगला क्वेश्चन है कि आगे तेलुगु गंगा परियोजना किस शहर को पानी मिलेगी, तो तेलुगु गंगा परियोजना से किस शहर को पानी मिलेगी, तो मद्रास को मिलेगी। और तेलुगु गंगा परियोजना जो है कृष्णा नदी पर स्थित है, मतलब बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका 42 नंबर कि यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो क्या होता। देखिए तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव है। देखिए अगर कर्क रेखा आपको पता है कि भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है और देश में 18 देशों से होकर गुजरती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कर्क रेखा पे स्थान पे क्या होती, तो देखिए अधिक ताप होता है, अधिक क्या होता है, अधिक ताप होता है और अधिक वर्षा होता है। अधिक यहाँ पे कर लीजिएगा फ्रेंड्स, अधिक कम नहीं, अधिक वर्षा का ऑप्शन नंबर ए कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा मैं कहीं गलत है। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर की कथनों को सम्मिलित कीजिए, मिट्टी के प्रकार और प्रतिशत। देखिए जलोढ़ मिट्टी आपको पता है कि सबसे ज़्यादा भारत में हमारे जलोढ़ मिट्टी पाया था, इसका परसेंट 43% है। लाल मिट्टी का परसेंटेज 18% है, काली मिट्टी 15%, लेकिन लैटेराइट मिट्टी 20% नहीं बल्कि 3.7% हमारा लैटेराइट मिट्टी हमारे भारत में पाए जाते हैं। अगला है 44 नंबर की राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो ये जो हुई थी फ्रेंड्स वो कब हुई थी, तो ये हुई थी आपके वर्ष 1984 ईस्वी में। एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय बागवानी परिषद यानी कि बोर्ड की स्थापना वर्ष 1984 में एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में किया गया था। अगला है आपको कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आरक्षण अनिवार्य कितना है, कम से कम संपूर्ण भूमि का 33%। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट 46 नंबर की बालघाट हीरे के खाने के लिए प्रसिद्ध है, नहीं बालघाट मैग्नीज के लिए और मझगांव जो है वो हीरे के लिए प्रसिद्ध है, ये दोनों मध्य प्रदेश में। बालाघाट का इसके लिए तो मैग्नीज के लिए, मझगांव किसके लिए, तो हीरे के लिए प्रसिद्ध है, और ये दोनों हैं भंडारों के लिए प्रसिद्ध, और ये दोनों मध्य प्रदेश में। 9 तो 1 9 तो 2 आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए एल्युमिनियम कंपनी और अवस्थित है, तो अगर हम बात करते हैं बाल्को, तो बाल्को जो है वो कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स, तो बाल्को जो है आपके कोरबा नदी पर स्थित है छत्तीसगढ़ में। और देखिए हिंडाल्को, अगर बात करें हिंडाल्को की, तो हिंडाल्को जो है फ्रेंड्स आपके रेणुकूट में स्थित है यूपी में। इंडियन एल्युमिनियम ये फ्रेंड्स आपके कहाँ है, तो ये हीराकुंड में उड़ीसा में स्थित है। और नेशनल एल्युमिनियम जो है वो आपके कहाँ पे है फ्रेंड्स, नेशनल एल्युमिनियम आपका कोरापुट उड़ीसा में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा 2 4 1 3। 48 नंबर क्वेश्चन है क्या कि सेतु समुद्रम परियोजना में नौ परिवहन नहर की लंबाई कितनी है, तो 167 किलोमीटर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, राष्ट्रीय वन अभ्यारण्य और राज्य है। तो देखिए कांगड़े घाटी राष्ट्रीय वन अभ्यारण्य ये कहाँ है फ्रेंड्स, तो ये आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है। नागरहोल राष्ट्रीय वन अभ्यारण्य ये आपके जो है फ्रेंड्स आपके कर्नाटक में स्थित है। कुगती वन्य जीव अभ्यारण्य फ्रेंड्स ये कहाँ है, तो ये आपके जो स्थित है वो आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य फ्रेंड्स ये आपके कहाँ है, तो ये आपके हरियाणा राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 4 3 2। अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर कि सितार का जनक निम्नलिखित में से किसको माना जाता है, तो अमीर खुसरो को फ्रेंड्स सितार का जनक कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स ये आपका प्रैक्टिस सेट यहाँ पे कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स देखिए इतना गर्मी है, फैन ऑफ करके मैं प्रैक्टिस सेट बना रहा हूँ, सोचिए मेरा क्या हाल हुआ होगा। अभी समझ रहे हैं कितना ज़्यादा टेम्परेचर है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और प्लीज़ फ्रेंड्स पीसीएस मेकर चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स आपके कोई भी एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट हो या करंट अफेयर्स मैं इस पर अपलोड करते रहता हूँ, भेजते रहता हूँ, ताकि आपके एग्जाम में उससे रिलेटेड आपको कुछ मदद मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।